नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग जो है मनोविज्ञान का 5वां अध्याय जिसका नाम है चिकित्सा उपागम, इसमें हम लोग मनोचिकित्सा के प्रविधियों के बारे में, जो बचे हुए प्रविधियां थी उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। यानी पहले क्लास में हम लोगों ने मनोचिकित्सा की प्रविधियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें मनोविश्लेषण विधि, व्यवहार चिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज आगे के हम लोग जो है मनोचिकित्सा की प्रविधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आज हमारा जो ये सेकंड क्लास होने वाला है इस टॉपिक से। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। और जो विद्यार्थी नए होंगे, आप लोग अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। अब हम लोग आज का जो अपना मनोचिकित्सा की प्रविधियां शुरू करेंगे, चौथा नंबर वो है हमारा मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा क्या है? तो इसमें बताया गया है कि जो मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सक होते हैं, यह सोचते हैं कि मनुष्य की समस्याएं अस्तित्व से जुड़ी होती है। प्रत्येक मनुष्य व्यक्तिगत समृद्धि एवं आत्मसिद्धि पाना चाहता है। आत्मसिद्धि व्यक्ति को जो अधिक जटिल, संतुलित और समाकलित होने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो जो हमारा मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा है, इसमें यही बताया गया है कि व्यक्ति जो क्या करता है कि जो उसके अस्तित्व होते हैं या मनुष्य की जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती है? अस्तित्व से जुड़ी होती है। तो उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस चिकित्सा विधि का जो है लोग उपयोग करते हैं, यानी अपने अस्तित्व को सही करने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि इसलिए इसके चिकित्सा में जो है चिकित्सक का मुख्य काम रोगी की जागरूकता को बढ़ाना है। चिकित्सक एक अति निर्णयात्मक, स्वीकृतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है ताकि रोगी अपने संवेगों की मुक्त अभिव्यक्ति जो है कर सके तथा जटिलता, संतुलन एवं समाकलन प्राप्त कर सके। इसमें चिकित्सा विधि में चिकित्सक क्या करते हैं कि व्यक्ति को जागरूकता को, ठीक ना, जागरूकता वो क्या करते, बढ़ाते हैं। उनका काम यही होता है इस चिकित्सा विधि में, क्योंकि इसमें व्यक्ति की जो समस्या होती है वो किससे होती है? तो अस्तित्व से होती है, अस्तित्व से जुड़ी होती है। तो चिकित्सक इसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करता है? व्यक्ति की जागरूकता को बढ़ाता है। और साथ ही चिकित्सक जो है अति निर्णयात्मक या स्वीकृतिपूर्ण वातावरण तैयार करता है ताकि जो रोगी अपने संवेग की जो है क्या करे? मुक्त रूप से जो है, यानी खुले रूप से अभिव्यक्ति कर सके तथा उसकी जो जटिलता है उसमें संतुलन एवं समाकलन जो है वो प्राप्त कर सके। इसके लिए जो है चिकित्सक क्या करता है? काम करता है। फिर कहते हैं कि चिकित्सा की सफलता के लिए रोगी स्वयं जो है क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यानी इसमें जो अगर सफलता दिखा जाएगा तो रोगी पे निर्भर करता है, क्योंकि चिकित्सक यहाँ पर उसको क्या करेगा? उसकी जागरूकता को बढ़ाता है, इस तरीके का परिवेश वो देगा। लेकिन काम किसको करना है? तो रोगी को ही करना है। तो उसकी सफलता पर निर्भर कौन करेगा? तो रोगी स्वयं करेगा। अब डॉक्टर पे ब्लेम नहीं आएगा कि अगर उसका जो है समस्या अस्तित्व से है, तो अगर रोगी ठीक नहीं कर पा रहा है तो रोगी पे ही कि वो मतलब कि कहा जाएगा कि आप ही की वजह से गलतियां हो रही है। चिकित्सा का काम केवल जागरूकता को बढ़ाना है, बस इतना काम है इसमें। इसके बाद कहा जा रहा है कि चिकित्सक का काम केवल मार्गदर्शन करते हुए रोगियों के प्रयास को क्या करना है? सरल बनाना है। तो ये आपका जो है मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा था। अगर इसके हम विधियों की बात करेंगे तो इसकी कुछ विधियां जो है आगे बताई गई है। कौन कौन सी विधियां हैं भाई? तो पहला जो है उद्बोधक चिकित्सा है, जिसको हम लोग लोगोथेरेपी बोलते हैं। ठीक, लोगोथेरेपी जब हम लोग देख लेंगे तो लोगोथेरेपी के बाद दूसरा आपका क्या है? गेस्टाल्ट चिकित्सा है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे तो एक आपका है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा है। तो ये तीन जो तरह की जो है विधियां जो है इसका हम प्रयोग करके क्या करते हैं? इन तीन विधियों का उपयोग करके हम जो व्यक्तित्व की जो अस्तित्व से समस्या है उसको ठीक करने का कोशिश किया जाता है। तो पहला उद्बोधक चिकित्सा है, लोगोस चिकित्सा है। ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि लोगोस जो है किस शब्द से बना हुआ है? तो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक, इसमें बताया गया है कि उद्बोधक चिकित्सा का तात्पर्य आत्मा का उपचार करने से है, यानी आत्मा का उपचार करना लोगोस थेरेपी से है। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि फ्रैकलर के अनुसार जो खतरनाक परिस्थितियों में जीवन के प्रति अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जो है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया कहा गया। और इस अर्थ निर्माण की प्रक्रिया का आधार जो है
व्यक्ति के अपने अस्तित्व का आध्यात्मिक सत्य प्राप्त करने की खोज से होता है। इसमें हमें अपने अस्तित्व को प्राप्त करने के लिए, उसकी खोज के लिए जो है ये उद्बोधक चिकित्सा का उपयोग करते हैं। उद्बोधक चिकित्सा जो कि बताया गया है कि एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद कहा जा रहा है कि उद्बोधक चिकित्सा का उद्देश्य जो है रोगी को अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ पाने में सहायता प्रदान करता है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे तो जो भी रोगी होता है उसके जीवन में जो उद्देश्य हो गए या अर्थ हो गए उसे पाने के लिए जो ये क्या करता है, प्रेरित करता है। जब हम लोग गेस्टाल्ट चिकित्सा की बात करेंगे तो गेस्टाल्ट चिकित्सा का अर्थ बताया गया है कि ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र। ये चिकित्सा जो है फ्रेडरिक पल्स जो थे उन्होंने अपनी पत्नी लारा पल्स के साथ जो है इस चिकित्सा विधि को प्रस्तुत किया था। और इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें कहा जाता है कि जो चिकित्सक होता है उसका मानना है कि जो विक्षुब्ध संवेग आत्म जागरूकता है उसको जो है अवरुद्ध करते हैं ये। इसलिए यह चिकित्सा मन और शरीर की एकता पर जो है विशेष महत्व देती है। इसके लिए चिकित्सक रोगी को अपनी विचार, भावनाओं और द्वंद्वों को अभिव्यक्ति के लिए जो प्रोत्साहित करता है। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य होता है व्यक्ति की आत्म जागरूकता एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना। यह चिकित्सा समूहों में भी की जा सकती है। मतलब जो फ्रेडरिक पल्स और लारा पल्स थे, इन्होंने इस चिकित्सा विधि का जो है प्रतिपादन किया था, तो ये किस लिए किया था कि व्यक्ति की जो आत्म जागरूकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाने के लिए जो है ना इस विधि का उन्होंने उपयोग किया था। हम लोग चौथा जो है मनोचिकित्सा की प्रविधि पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आने वाली जो है चिकित्सकीय प्रविधि थी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैंने आप लोगों को जो चौथा मनोचिकित्सा की प्रविधि बताया वो है मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा। इसमें कई तरह के जो है तकनीक इसमें भी शामिल होते हैं जो नीचे वर्णन किया गया, या कई तरह की विधियां हैं जिसमें पहला आपका जो उद्बोधक चिकित्सा हो गया, लोगोस थेरेपी। इसके बाद दूसरा मैंने आप लोग को बताया, दूसरा आपका क्या था, गेस्टाल्ट चिकित्सा था। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे बताया गया आपको सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा के बारे में। अब सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा क्या है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन जो है कार्ल रोजर्स ने किया था। किसने किया था, कार्ल रोजर्स के द्वारा जो है किया गया था इसका प्रतिपादन। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का जो है प्रतिपादन कार्ल रोजर्स ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया ये प्रश्न है कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल रोजर्स ने। अक्सर कई सारे विद्यार्थी जो है गलती करते हैं, तो आप लोग को भी गलती नहीं करना है। फिर आगे कहा जा रहा है कि इस तकनीक की यह विशेषता है कि इस उपचार के द्वारा जो रोगी में सुधार होता है उसका श्रेय जो है रोगी को ही दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है तकनीक उपयोग किया जाता है। इसमें केवल चिकित्सक जो होता है रोगी को क्या करता है, सलाह देता है, उसके रोगों को लेकर के उसके निवारण करने के उपाय को वो बताता है, लेकिन निवारण किसको करना है, तो रोगी को ही करना है। तो यानी कि यहाँ पर श्रेय जो किसको दिया जाता है, तो रोगी को ही दिया जाता है। कहा जा रहा है कि इस तकनीक का प्रयोग जो है उन्हीं रोगियों में किया जाता है जिनकी समस्याएं सामान्य स्तर की होती है और जिनका बौद्धिक स्तर जो क्या होता है, उच्च होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई पेशेंट है, उसको किसी भी तरह का समस्या है, तो वो रोगी जो है चिकित्सक के पास जाता है, तो वो क्या करता है कि अपने मतलब कि बीमारी को बताता है, समस्या को बताता है, तो चिकित्सक जो है वो क्या करता है, उसको बताता है, जानकारी देता है कि आपको कैसे ठीक करना है। क्योंकि जो उच्च स्तर वाले जो है बुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जो रोगी होते हैं, उन्हीं लोगों पर जो ये तकनीक काम करता है। अब मान लीजिए रोगी जो है वो उच्च स्तर के बुद्धि वाला है नहीं, अब डॉक्टर कितना भी उसको समझा रहा है, बता रहा है, तो वो उस तरीके का काम नहीं करेगा, तो वो अपना रोग को जो ठीक नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा विधि बताया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि जो रोग में सुधार होता है, रोगी के रोग में सुधार, वो सुधार के लिए रोगी को ही श्रेय दिया जाता है, डॉक्टर को नहीं श्रेय दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है रोगी खुद के बीमारी का क्या करता है, निवारण करता है। इसमें यही बताया गया है। और कहा जा रहा है कि इसमें मनोचिकित्सा का काम केवल जो है अपने कौशल द्वारा, यानी अपने स्किल्स के द्वारा जो है एक ऐसे वातावरण प्रस्तुत करना होता है जिससे रोगी स्वयं जो है अपने अंतर्द्वंद्वों को जो है दूर कर अपने असामान्य व्यवहार को परिमार्जित करता है और अपने व्यक्ति का जो है व्यवहारात्मक विकास जो वो करता है। तो ये हमारा क्या था,
सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा था। अब हम अगर बात करेंगे सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा के तकनीक का, कि इस चिकित्सा विधि के तकनीक जो है कौन कौन से हैं, तो इस चिकित्सा विधि के कई सारे तकनीक है। पहला कौन सा तकनीक है भाई, तो कहा जा रहा है कि रोगी का बौद्धिक स्तर ऊंचा एवं उनकी समस्याएं समान स्तर का होने के कारण रोगी स्वयं अपनी समस्या का हल पाने के लिए चिकित्सक के पास जाता है। मतलब कहने का ये हुआ, इस सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा के तकनीक में कहा जा रहा है कि सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा पद्धति में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो नीचे दिया गया है। तो पहला तकनीक यही दे रहा है कि अगर कोई रोगी है जिसका बौद्धिक स्तर जो ऊंचा है, बुद्धि बहुत ऊंचा है, अच्छा है, और समस्या उसका क्या है, सामान्य स्तर का है, ज़्यादा बड़ा समस्या नहीं है, तो रोगी को डॉक्टर क्या कहता है कि उसको उसके समस्या को लेकर के हल करने का उपाय बताता है, और रोगी फिर क्या करता है, अपना हल पा करके जो है फिर अपना रोग को ठीक करता है। तो हल पाने के लिए किसके पास जाता है, तो चिकित्सक के पास जाएगा। तो ये पहला आपका जो तकनीक हो गया। दूसरा कह रहा है कि मनोचिकित्सक जो रोगी को प्रोत्साहित करते हुए इस प्रकार का अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करता है कि रोगी अपनी समस्याओं को बिना किसी हिचक के खुल के बताने लगता है। अब दूसरा जो तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि अगर रोगी जो है किसी डॉक्टर के पास, किसी मनोचिकित्सक के पास जाता है, तब मनोचिकित्सक जो रोगी से मतलब कि इस तरीके से बात करता है कि रोगी को ये फील ना हो कि मैं मतलब किसी अनजान व्यक्ति के पास आया हूँ, और उसको डर भी ना लगे कि मैं मतलब अपनी बीमारी को खुल करके अगर उनको बता रहा हूँ तो वो मेरे बीमारी को किसी और से शेयर ना कर दे, किसी और को बता ना दे। तो मनोचिकित्सक क्या करता है, पहले एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके जो है संबंध बनाता है, यानी बातचीत करके, कि ताकि जो है रोगी खुल के अपने बीमारी को बता सके। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि मनोचिकित्सक रोगी को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, और फिर जो है उसको अपने प्रति जो अनुकूलित करता है, पॉजिटिव रखता है, ताकि रोगी जो है अपनी समस्या को बिना किसी हिचक के खुल करके बता सके। ठीक। तीसरा जो तकनीक क्या बता रहा है, तो तीसरा तकनीक कह रहा है कि मनोचिकित्सक अपने अनुभवों को रोगी पर थोपता नहीं है। अब चिकित्सक जो है उसका अनुभव जो भी है वो रोगी पर क्या करेगा, थोपेगा नहीं कि तुम ये करो वो करो ऐसे करो, नहीं। उसकी जिस तरह की समस्या होगी उसको लेकर के वो क्या करेगा, उसको बताता है। और फिर कहता है कि रोगी मनोचिकित्सक से अपनी समस्याओं एवं उसके सुधार के लिए उसके द्वारा अब तक की गई कोशिशों को लेकर विचार विमर्श करता है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बीच क्या होगा, वार्तालाप होगा। जो भी उसकी समस्या है उसके पहले वो क्या क्या उपाय किया अपनी समस्या को दूर करने के लिए, वो सभी चीज़ों की जानकारी वो प्राप्त करता है। और फिर उसके बाद जो मनोचिकित्सक क्या करता है, उसकी जो भी सफलता में कमी आ रही है तो उसको बताता है, जानकारी देता है। तो वहीं कहा जा रहा है कि मनोचिकित्सक केवल रोगी को इनमें सफलता के लिए प्रोत्साहित करता है और विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा अपनाई गई योजना जो है सही है, और इससे रोगी को काफ़ी मानसिक शांति मिलती है। रोगी चिकित्सक के बीच सामने अपने को इतना सुरक्षित महसूस करता है कि वह अपनी भावनाओं का अन्वेषण जो है करने लगता है। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण मतलब याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है, खोज करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा के तकनीक थे। चौथा तकनीक जो है, कहा जा रहा है कि रोगी और चिकित्सक के बीच का संबंध जो है तब समाप्त होता है जब रोगी स्वयं समझने लगता है कि वह अपनी समस्याओं से निकल रहा है, यानी उसकी जो समस्या है वो ठीक हो रही है, उसकी जो बीमारी है वो ठीक हो रहा है। तब रोगी और चिकित्सक के बीच के जो वार्तालाप है, जो संबंध है, वो समाप्त होने लगते हैं। अगला मनोचिकित्सा की जो प्रविधि है वो है जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। तो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में हम लोग चिकित्सा के जो है कई सारे तकनीक को देखेंगे। जैसे सेवार्थी केंद्रीय चिकित्सा में हम लोगों ने कई सारे तकनीक को देखा। तो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा है इसे दैहिक चिकित्सा भी कहा जाता है। अब दैहिक मतलब क्या होता है, शारीरिक संबंधित। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो मानसिक जो रोग से पीड़ित व्यक्ति थे या मानसिक रोग से जो ग्रसित रोगी थे उनके इलाज के बारे में हम लोग देख रहे थे कि चिकित्सा की प्रविधि कौन कौन सी होगी। अब यहाँ पर जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में शारीरिक चिकित्सा को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। कहा जा रहा है कि जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा को दैहिक चिकित्सा भी कहा जाता है। इसमें जो मनोरोग वैज्ञानिक द्वारा मनोविकृति या मनोदैहिक विकृति से ग्रस्त मनोरोगियों के उपचार के लिए
मनोचिकित्सा एवं दैहिक मनोचिकित्सा का जो है प्रयोग किया जाता है। यानी जो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में हमारा ये चिकित्सा है दैहिक चिकित्सा, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं कि अगर जो व्यक्ति जो है वो मनोदैहिक विकृति से ग्रसित है, यानी शारीरिक बीमारी से अगर ग्रसित है, तो उसके इलाज के लिए इस चिकित्सा विधि का उपयोग करते हैं। इसमें बताया गया कि इस चिकित्सा का मूल उद्देश्य होता है रोगी के अवयवी विकृतियों को दूर करना तथा मानसिक तनाव को कम कर रोगी को मानसिक शांति पहुंचाना होता है। अब इस चिकित्सा विधि में कौन कौन से जो है हम लोग तकनीक को अपनाते हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है वो चीज़ बताया गया है। कहा जा रहा है कि जैव दैहिक चिकित्सा यानी जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा को 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है आपका औषधि या रासायनिक चिकित्सा, दूसरा आघात चिकित्सा जिसको शॉक थेरेपी बोलते हैं, और चौथा है मानसिक शल्य चिकित्सा। मानसिक शल्य मतलब क्या होता है, चीड़-फाड़ करना यानी ऑपरेशन करना। ठीक, तो अगर मतलब कि किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से जो ग्रस्त बीमार है तो उसके क्या करना, ऑपरेशन करके उसको ठीक करने का कोशिश किया जाता है। तो ये आखिरी जो अवस्था होता है इस चिकित्सा विधि का, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन भी किया जा रहा है मस्तिष्क का, तो वो सही अच्छे से तरीके से किया जाता है अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसका जान भी चला जाएगा। तो ये अंतिम में उपयोग किया जाता है। अगर वो दवाई से ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक, आघात दे करके वो ठीक नहीं हो पा रहा है, यानी शॉक दे करके वो अगर वो सही नहीं हो पा रहा है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये अंतिम होता है, तो इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए इसको डॉक्टर जो है ना जल्दी उपयोग नहीं करते हैं, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनको औषधि दे करके या रासायनिक चिकित्सा के माध्यम से उसको ये बीमारी को जो ठीक करने का कोशिश किया जाता है, यानी दवाइयों से। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो पहला दे रहा है औषधि या रासायनिक चिकित्सा। इसमें ये चीज़ कह रहा है कि आजकल मनोरोगियों के असामान्य व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए तथा विवाद या अति उत्साह की अवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है, औषधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी दवाइयों का। इसमें कहा जा रहा है कि इन औषधियों का निर्माण जो है कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक द्रव्यों जिसको साइकोटॉपिक द्रव्य जो है नाम से जाना जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है। मतलब साइकोट्रोपिक द्रव्य जो है यानी रसायन जो है, इसका उपयोग औषधियों में दवाइयों में किया जाता है ताकि व्यक्ति के जो है असामान्य व्यवहार हो गए उसको नियंत्रित किया जा सके, या उसके जो है विवाद हो गए या अति उत्साह हो गए उसको जो है कम किया जा सके। तो जो हमारा औषधि जने या बेहोशी या फिर हम लोग रासायनिक जो चिकित्सा देखते हैं तो उसके भी 3 श्रेणी होती है। पहला प्रशांतक औषधियाँ होती है, दूसरा चिंता विरोधी औषधियाँ होती है, और चौथा जो है विषाद विरोधी औषधियाँ होती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है, ज़्यादा चिंता का जो है ना शिकार होता है, वो चिंता से ग्रसित रहता है, तो उसको जो है चिंता विरोधी औषधि दिया जाता है। विषाद यानी जो ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है तो उसके लिए औषधि दिया जाता है, दवाई दिया जाता है ताकि वो अपने डिप्रेशन को कम कर सके। तो उसी को यहाँ पर जो औषधियों को इन आधार पर बांट दिया गया है। तो पहला आपका जो प्रशांतक औषधि था, दूसरा आपका याद रखना है कि जो डिप्रेशन होता है उसके लिए जो है औषधि का उपयोग करते हैं, और एक होता है आपका चिंता विरोधी औषधि। तो ये 3 तरह की जो है जैव आयुर्विज्ञान में जो औषधि और रासायनिक चिकित्सा था उसको 3 भागों में बांटा गया। दूसरा जो आपका आघात चिकित्सा है जिसको शॉक थेरेपी बोलते हैं, तो इसमें रोगी को क्या किया जाता है, शॉक दिया जाता है, बिजली का झटका दिया जाता है। ठीक, क्यों दिया जाता है ये चीज हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि यह आयुर्विज्ञान चिकित्सा का जो दूसरा प्रकार है, रोगों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि इस विधि का सबसे पहले प्रयोग डॉक्टर स्केल ने 1932 ईस्वी में किया था। ये लाइन याद रखिएगा, आप लोग पूछ देता है कि शॉक थेरेपी जिसको आघात चिकित्सा बोलते हैं, तो इसका प्रतिपादन या सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो डॉक्टर स्केल ने किया था 1932 ईस्वी में। और कहा जा रहा है कि इसमें इंसुलिन आदि रसायन को रोगी के शरीर में सुई लगा करके या रोगी के रक्त में चीनी की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे रोगी की चेतना समाप्त होने लगती है तथा और वह घोर निद्रा यानी कोमा में जो है आ जाता है, जिससे रोगी के जो है मानसिक तनाव को जो है कम किया जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हम लोगों को बेहोश करते हैं, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज जाता है तो उसको क्या किया जाता है कि अगर ज़्यादा गंभीर अगर समस्या है उसको, तो उसको बेहोश किया जाता है सुई दे करके। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति को
किसी भी तरह का रोग है, अगर ज़्यादा बड़ी समस्या है तो आघात चिकित्सा का जब उपयोग किया जाता है तो चिकित्सक क्या करता है, उसको पहले सुई दे करके उसको बेहोश करता है। बेहोशी के हालत में वो जाने के बाद तब उसको क्या किया जाता है, शॉक दिया जाता है, तो वहीं शॉक थेरेपी होता है। यानी कोमा की अवस्था के बाद रोगी के शरीर में दर्द, ऐंठन, हाथ पैर पटकना आदि का लत उत्पन्न होने लगता है। और आजकल सामान्य चिकित्सक भी चीनी के मरीजों की चिकित्सा के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। यानी शुगर के भी जो पेशेंट होते हैं उसके लिए भी ये चिकित्सा विधि उपयोग किया जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अन्य विधि यथा विद्युत आघात चिकित्सा होता है या मेट्रोजोल जो है चिकित्सा विधि का भी वर्णन नीचे किया गया है। अब विद्युत आघात चिकित्सा या मेट्रोजोल क्या होता है? विद्युत आघात चिकित्सा जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे, शॉक देंगे, बिजली के झटके देंगे। कि जब रोगी का रोग जो है दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो उसके बाद जो है क्या किया जाता है, विद्युत आघात चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जब दवाएं रोग के लक्षणों को नियंत्रित नहीं कर पाती है तो इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड द्वारा जो है बिजली के हल्के आघात रोगी के मस्तिष्क में दिए जाते हैं, जिससे शरीर में क्या हो, ऐंठन होता है और बेहोशी आदि के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। बेहोशी की अवस्था समाप्त होने के बाद रोगी को चिकित्सा संबंधित बातें याद नहीं रहती है और इस प्रविधि को विद्युत विक्षेपी चिकित्सा या विद्युत आघात चिकित्सा के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रोगी का जो समस्या है वो दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो उसको क्या किया जाता है, बिजली के हल्के झटके दिए जाते हैं। अब ऐसा झटका नहीं दिया जाता है कि वो ऊपर चला जाए, मतलब हल्के झटके दिया जाता है ताकि जो उसकी समस्या है वो ठीक हो सके। तो यही विद्युत आघात चिकित्सा होता है। या फिर इसमें बताया गया है कि आघात चिकित्सा का प्रयोग भी बड़े अनुभवी और कुशल मनोरोग वैज्ञानिक के द्वारा ही किया जाता है या उनके सहयोग में सहायता लेकर के ही करना चाहिए, क्योंकि आघात की मात्रा सुनिश्चित किए बिना आघात दिए जाने पर इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं और मरीज का जान भी जा सकता है। तो कभी भी अगर हमें कोई सलाह दे रहा है कि आप इस तरह का जो है तकनीक को अपनाइए, तो हमें ये नहीं कि तुरंत जा कर के इसको अपना लेना चाहिए। हमें किसके पास जाना चाहिए, तो कुशल जो डॉक्टर होते हैं, जो सक्षम डॉक्टर है इस चीज़ में, इस कार्य में, उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो हमारा है विधि व मेट्रोजोल चिकित्सा विधि। इसका उपयोग जो है मैडोना ने किया था सबसे पहले और कहा जा रहा है कि इसमें रोगी को जो है मेट्रोजोल के इंजेक्शन जो है दे करके बेहोश किया जाता है और यह प्रक्रिया जो 1 सप्ताह तक की जाती है और यह विधि विषाद यानी डिप्रेशन के रोगियों में बहुत लाभप्रद होता है। यानी जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं व्यक्ति, उनके इलाज करने के लिए जो क्या किया जाता है, मेट्रोजोल चिकित्सा विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें रोगी को क्या किया जाता है कि मेट्रोजोल नामक जो है इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जो है उसके जो डिप्रेशन का जो वो शिकार होता है, तो डेली ये प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे जो अपने डिप्रेशन से क्या होता है, विषाद से मुक्त होता है। तो यही हमारा जो है मेट्रोजोल चिकित्सा विधि था। अगला हमारा है मानसिक शल्य चिकित्सा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा में। इसमें बताया गया है कि मनोविकृति से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए शल्य चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का उपयोग किया जाएगा। 1933 ईस्वी में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम मोनिज ने इस विधि का प्रयोग किया था और बाद में फ्रीमैन एवं वाटस ने अमेरिका में इस विधि का जो है प्रचलन किया था। मनोविकृति से ग्रस्त रोगियों के मस्तिष्क में कुछ तंतु कुसंयोजित रहते हैं, जिन्हें शल्य क्रिया के द्वारा निकाल देने पर रोगी के संवेगात्मक असामान्यताएं जो है क्या होती है, वो दूर हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई रोगी जो है मतलब कि ग्रसित है किसी बीमारी से या उसके बहुत अलग तरह की समस्याओं से, तो उसके मस्तिष्क में जो है ना कुछ ऐसे मतलब कि तंतुएं होती हैं जो कुछ समायोजित होती है, तो उसको शल्य क्रिया द्वारा ऑपरेशन के द्वारा सही कर देने पर व्यक्ति क्या होता है, वो असामान्यता से दूर हो जाता है, यानी वो सामान्य नॉर्मल व्यक्ति बन जाता है। तो ये जो है ऑपरेशन के माध्यम से होता है, जिसको मानसिक शल्य चिकित्सा विधि के नाम से जाना गया है। अब इस विधि का भी उपयोग कौन करेगा, जो कुशल निपुण चिकित्सक होंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा डॉक्टर के पास जा करके मस्तिष्क का ऑपरेशन करवा लेंगे, पता चला कि जान ही चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि शल्य चिकित्सा जो है बहुत कठिन चिकित्सा प्रविधि है, इसलिए इस चिकित्सा विधि के
उपयोग में काफ़ी जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जरा सी असावधानी होने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ शल्य क्रिया के पहले और बाद में भी रोगी को नियंत्रित चिकित्सा की देखरेख में रहने की ज़रूरत होती है। तो मतलब अगर हमें चाहिए कि जो शल्य चिकित्सा है, ठीक, वो क्या होता है, बहुत कठिन होता है। तो इसके सावधानी के लिए, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सही डॉक्टर के पास, जो कुशल डॉक्टर है उसके पास हमें जाना चाहिए, तब हम इलाज कराएंगे, और नहीं तो फिर मरीज की जान भी जा सकती है। अगला जो हमारा मनोचिकित्सा की प्रविधि है वो है औषधि जन्य बेहोशी द्वारा विश्लेषण। यानी हम रोगी को ऐसा औषधि, ऐसा दवाई देंगे ताकि वो बेहोश हो जाए, मतलब वो बेहोश हो जाता है और बेहोशी के बाद उसकी जो भी समस्या होती है उसको विश्लेषित किया जाता है। यानी कहा जा रहा है कि इस तकनीक में मानसिक रोगी को औषधि युक्त जो इंजेक्शन या ऐसी कोई औषधि दी जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है, और बेहोशी की स्थिति में रोगी से उसकी समस्या के बारे में बताने को कहा जाता है। यानी वो बेहोश हो जाएगा, अब उसको होश नहीं रहेगा तो चिकित्सक क्या करेगा, उसके बारे में लाइन बाय लाइन जो है पूछेगा कि आपकी क्या समस्या है, ठीक। तो समस्या को पूछने के बाद जो है, क्योंकि वो नशे की अवस्था में होता है, रोगी जो क्या करेगा, बेझिझक अपनी मन की बातें जो है कहता है, तथा मनोचिकित्सक उसकी बातें, हाव भाव तथा चेहरे की प्रतिक्रिया को जो है ध्यान से नोट करते जाता है। और फिर कहा जा रहा है अंत में कि इससे रोगी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है, जिसके आधार पर मनोचिकित्सक उपचार की विधि तय करते हैं। और आजकल इस विधि का प्रयोग उनके अपराध को जानने के लिए भी किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आजकल कोई अपराधी होते हैं, वो ज़्यादा मतलब कि अपराध करते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपराध नहीं किया है। तो उनके मुंह से जो है सच्चाई को उगलवाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी उसको औषधि दे करके, दवाई दे करके बेहोश कर दिया जाता है। और मतलब बेहोश ऐसा नहीं कि वो बोल ना पाए, मतलब उसको नशे के हालत में डाल दिया जाता है ताकि वो अपना सुध बुध खो बैठे, होश में ना रहे, और उससे जो पूछा जाए वो लाइन बाय लाइन वो बताते रहे खुल करके। तो वहीं औषधि जो है जने द्वारा बेहोशी करके व्यक्ति को जो है विश्लेषित किया जाता है। तो ये भी मनोचिकित्सा की क्या थी, एक प्रविधि थी। तो हम लोग ने सारे मनोचिकित्सा की प्रविधियों को पढ़ लिया। पहले क्लास में हम लोगों ने मनोविश्लेषण विधि को पढ़ा, व्यवहार चिकित्सा को पढ़ा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा को पढ़ा। आज के क्लास में हम लोगों ने मानवतावादी अस्तित्वपरक चिकित्सा को देखा। फिर हम लोगों ने जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा को देखा। जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा के बाद हम लोगों ने देखा अपना औषधि जन्य बेहोशी द्वारा विश्लेषण, इसके बारे में। और अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे वैकल्पिक चिकित्सा को। वैकल्पिक चिकित्सा जो है, वैकल्पिक चिकित्सा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वैकल्पिक चिकित्सा को हम लोग जानेंगे, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे योग के बारे में कि योग के कौन कौन से अंग होते हैं, ध्यान के बारे में, रेकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप इस क्लास में भी जुड़ना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्त मित्रों को भी साथ लाइएगा। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल बिहार एसएस लोकर्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।